26 मार्च 2007 जापान के एक अपार्टमेंट में पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने जाती है और जब पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ने जाती है तब इस बात की खबर उस क्रिमिनल को लग जाती है और वो पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। पर पुलिस उस क्रिमिनल के घर में जाती है तलाशी करने। पहले तो पुलिस को उसके रूम में से कुछ खास मिलता नहीं, पर जब पुलिस उस क्रिमिनल के बालकनी में जाती है तब पुलिस को वहाँ पे एक मिट्टी से भरा हुआ टब मिलता है और उस टब में से एक हाथ भी बाहर निकल रहा था। फिर पुलिस उस टब में से मिट्टी बाहर निकालती है, तब पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पुलिस की रूह कांप जाती है। पुलिस को उस टब में से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसकी डेड बॉडी में से बहुत बदबू भी आ रही थी। Tatsuya Ichihashi buried the naked body of 22-year-old Lindsay Ann in a sand-filled bathtub before she was discovered in 2007. पर आखिर वो लड़की कौन है और क्यों उस किलर ने उस लड़की का मर्डर किया होगा और क्या पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ भी पाएगी? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। लिंडसे होकर बोर्न इन 30 दिसंबर 1984 इन लंदन। लिंडसे के फादर डॉक्टर थे और मदर डेंटिस्ट थी। लिंडसे भी बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। लिंडसे लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था और मास्टर्स भी करना चाहती थी। पर मास्टर करने से पहले लिंडसे दुनियादारी का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी और दुनिया घूमना चाहती थी और अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहती थी। इसलिए 2006 में लिंडसे लंदन से जापान आ जाती है और नोवा स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर ज्वाइन कर लेती है। लिंडसे का ये प्लान था कि वो पहले 1 साल दुनियादारी का एक्सपीरियंस ले ले और फिर वापस लंदन जाके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करे। लिंडसे जापान में एक रेंटेड अपार्टमेंट में 2 और लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी और वो दोनों लड़कियां भी अलग अलग कंट्री से थी। लिंडसे होकर जापान में आके खुश थी और रोज़ सुबह अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। तभी 20 मार्च 2007 में लिंडसे होकर की मुलाकात एक जापानीज़ लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम तात्सुया था। उसका जन्म 5 जनवरी 1979 में हुआ था और तात्सुया भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और कुछ साल पहले ही जापान के कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। पर वो कुछ कर नहीं रहा था। उसके पेरेंट्स ही उसका खर्चा उठाते थे। तात्सुया को उसके पेरेंट्स 1 महीने का 1 लाख येन देते थे। वो बस डेली जिम जाता था और साइकिलिंग करता था। इसलिए 20 मार्च 2007 को जब लिंडसे स्कूल से अपने घर जा रही थी साइकिलिंग करते हुए, तभी इसी दौरान उसकी मुलाकात तात्सुया से हो जाती है और लिंडसे को रोक के उससे बात करने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि मैं भी आपका इंग्लिश स्टूडेंट हूँ। पर लिंडसे तो तात्सुया को पहली बार देख रही थी, इसलिए लिंडसे तात्सुया को ये बोल देती है कि मैंने तो तुमको पहली बार देखा है, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। पर तात्सुया लिंडसे को ये बोलता है कि मुझे तो आपसे इंग्लिश पढ़नी है। तात्सुया लिंडसे के चेप हो रहा था, इसलिए लिंडसे अपना तात्सुया से पीछा छुड़ाना चाहती थी और उसको बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से साइकिल चला के चली जाती है। और जब तक लिंडसे अपने घर तक नहीं पहुँचती तब तक तात्सुया भी उसका पीछा करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता। और जब लिंडसे अपने अपार्टमेंट के पास पहुँच जाती है तब तात्सुया लिंडसे से पानी मांगता है। फिर लिंडसे भी ये सोचती है कि मैं इसे अपने रूम पार्टनर से मिलवा देती हूँ, कहीं ये ना सोचे कि मैं अकेली रहती हूँ। इसके बाद लिंडसे उसके लिए पानी लाती है और पानी पीने के बाद तात्सुया लिंडसे को ये बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का $42 दूंगा। और लिंडसे अकेली रहती थी, उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए लिंडसे भी रेडी हो जाती है तात्सुया को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। पर लिंडसे की एक शर्त थी कि वो तात्सुया को इंग्लिश ना उसके घर पे पढ़ाएगी ना अपने घर पे पढ़ाएगी, वो उसको इंग्लिश किसी पब्लिक प्लेस में पढ़ाएगी। तब तात्सुया भी ये शर्त मान लेता है और अब लिंडसे जापान के किसी कैफ़े में तात्सुया को इंग्लिश पढ़ाती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। 4 दिन बाद 24 मार्च 2007 को कैफ़े में पढ़ाने के बाद तात्सुया लिंडसे को ये बोलता है कि आज मैं साइकिल भी नहीं लाया और मेरा वॉलेट भी घर पे रह गया, क्या तुम मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकती हो? और तब लिंडसे उसको लिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। तात्सुया अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था और जब कैब उसके घर पहुंच जाती है
तब तात्सुया लिंडसे को ये बोलता है कि चलो ऊपर चलो, पानी कॉफ़ी वगैरह पी लेना और मुझसे कैब के पैसे भी ले लेना। तब लिंडसे तात्सुया के घर पे जाती है और आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, पर लिंडसे अपने घर नहीं पहुंचती। 26 मार्च 2007 की सुबह लिंडसे के घर वाले उसको कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, पर लिंडसे उसका कोई जवाब नहीं देती और उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ दिन में एक ना एक बार तो लिंडसे अपने पेरेंट्स से कॉल पे बात करती थी और अब तो पूरा 1 दिन से ज़्यादा बीत चुका था और लिंडसे के रूममेट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। लिंडसे को गायब हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। तब फाइनली उसके रूममेट्स उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते हैं। फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पहले पुलिस लिंडसे के फ़ोन को ट्रैक करती है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन उसी कैफ़े में दिखा रहे थे। लिंडसे के पेरेंट्स और उसके रूममेट्स को भी पता था कि शाम को लिंडसे एक तात्सुया नाम के लड़के को कैफ़े में इंग्लिश पढ़ाने जाती है और उसी शाम से लिंडसे गायब थी, इसलिए पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। फ़ौरन पुलिस तात्सुया के फ़ोन को ट्रैक करती है और उसके घर पहुंच जाती है, पर पुलिस बिना किसी सॉलिड एविडेंस के तात्सुया के घर के गेट को नॉक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जापान में ये रूल था, अगर तुम्हारे पास सॉलिड एविडेंस नहीं है तो तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। इसलिए पुलिस तात्सुया के बैकग्राउंड को चेक करती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि तात्सुया पहले भी रॉबरी के जुर्म में जेल जा चुका था। अब पुलिस के पास रीज़न भी था। फ़ौरन पुलिस तात्सुया के घर पहुंच जाती है, पर इस बात की खबर तात्सुया को हो जाती है और वो पीछे के दरवाजे से वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि जब तात्सुया वहां से भाग रहा था तब उसको कुछ सोसाइटी वाले रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ में सिर्फ तात्सुया का बैग आता है जिसमें उसके जिम के कपड़े थे, पर तात्सुया पुलिस से बचा के वहाँ से भाग चुका था। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को लिंडसे के सैंडल और पर्स मिलती हैं। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो चुका था कि लिंडसे के गायब होने के पीछे तात्सुया का ही हाथ है। पुलिस ने उसके रूम को चेक कर लिया था, पर कहीं पे भी पुलिस को लिंडसे की डेड बॉडी नहीं मिलती। अब पुलिस तात्सुया की बालकनी में जाती है, जहाँ पे पुलिस को एक बाथटब दिखता है जिसको रेत से पूरा भरा हुआ था। उस बाथटब में से एक हाथ भी निकल रहा था। तब पुलिस उस बाथटब में से रेत निकालती है और जो पुलिस देखती है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस बाथटब में पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, लिंडसे की ही थी। फ़ौरन पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब ये न्यूज़ मीडिया में आती है तुरंत ही इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है कि एक ब्रिटेन लड़की जो जापान में पढ़ाने आई थी, उसकी डेड बॉडी इस हालत में बाथटब में मिलती है। तब लिंडसे के पेरेंट्स लंदन से जापान आ जाते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं और जापान में जगह जगह लिंडसे को सपोर्ट मिलने लगा था और उसके लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गया, जस्टिस फॉर लिंडसे। अब पुलिस पे और दबाव आ जाता है लिंडसे के किलर को पकड़ने के लिए। पुलिस ने तात्सुया के पोस्टर को जगह जगह लगा दिया था, पर पुलिस को कोई लीड नहीं मिलती। इसी दौरान लिंडसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि पहले लिंडसे का रेप किया गया, फिर उसके बाद उसका गला दबा के मर्डर कर दिया गया। फिर पुलिस तात्सुया के नाम पे 10 मिलियन येन का इनाम रखती है, पर पुलिस को तब भी कुछ लीड नहीं मिलती, बस निराशा ही हाथ लगती है। अब लिंडसे के घर वालों को भी यही लगने लगा था कि उनकी बेटी को अब इंसाफ नहीं मिलेगा, पर फाइनली एक चमत्कार होता है। 10 नवंबर 2009 को पुलिस को एक कॉल आता है और वो आदमी कॉल पे ये बोलता है कि मेरे सामने तात्सुया बैठा है। फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और एट द एज ऑफ 30 तात्सुया को 32 महीने बाद जापान के कोइनामा आइलैंड से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। पहले तो तात्सुया ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर पुलिस के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिससे ये प्रूफ होता है कि लिंडसे का मर्डर तात्सुया ने ही किया है। तात्सुया के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था और तुरंत तात्सुया अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। 26 नवंबर 2007 को जब वो अपने घर से भागा था, तब वो जापान में कहीं तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो जापान के जंगलों में छिप के रहने लग गया था। तात्सुया उस जंगल में अकेला रहता था और यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़ों को, मछलियों को और जानवरों को भी खाता था।
तब उसको ये लगा आखिर ये कब तक चलेगा, पर वो जंगलों से भी बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उसे ये पता था कि उसकी जगह जगह पोस्टर लग गए होंगे। अगर उसको किसी ने भी देखा तो वो पकड़ा जाएगा। तब तात्सु अपना दिमाग लगाता है और अपने ही हाथों से अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करने लगता है। पहले अपने हाथों से लिप्स को काटता है और उन पे टाँके लगा के वेस्टर्न लुक देने की कोशिश करता है। ऐसे ही तात्सुआ छोटे मोटे चेंजेस कर लेता है अपने फेस पे, पर ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आया था उसके फेस पे। तब उसको ऐसा लगता है कि उसको प्रोफेशनल सर्जन के पास जाना पड़ेगा, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बाद तात्सुआ उन जंगलों से बाहर निकल के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाता है। तात्सुआ उन एरिया को टारगेट करता था जहाँ पे लोग कम आते थे और वो थोड़े पिछड़े हुए थे। वो 30 दिन से ज़्यादा कहीं पे टिक के काम नहीं करता था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज करता था। ऐसे ही तात्सुआ के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद वो पास के सर्जन के पास अपने फेस की सर्जरी करवाने जाता है। पहले तो वो सर्जन उसको देख के पहचान नहीं पाता क्योंकि तात्सुआ ने खुद अपने हाथों से छोटे मोटे चेंजेस किए थे अपने फेस पे। पर सर्जन ने जब उसकी पुरानी फ़ोटोज़ मांगी तब देखते ही सर्जन को उस पर शक होने लगता है, पर अभी भी वो कंफर्म नहीं था। तात्सुआ जब दूसरी बार उसी सर्जन के पास जाता है तब वो कंफर्म हो जाता है और वो पहचान लेता है ये तो वही किलर है जो बहुत टाइम से फ़रार है। इसके बाद सर्जन तात्सुआ को बैठने के लिए बोलते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस तात्सुआ से लिंडसे का मर्डर करने का रीज़न पूछती है। तब वो बताता है 24 मार्च 2007 को जब वो लिंडसे को अपने घर ले गया था। पहले उसने उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया, पर जब वो इस चीज़ का विरोध करती है तब तात्सुआ को गुस्सा आ जाता है और उसका गला दबा के मर्डर कर देता है और उसकी डेड बॉडी को बाथटब में डाल देता है और ऊपर से रेत डाल देता है और उसकी डेड बॉडी को ढक देता है ताकि उसकी डेड बॉडी से बदबू ना आए। 21 जुलाई 2011 को एट द एज ऑफ 32 तात्सुआ को लिंडसे का मर्डर और रेप करने की जुर्म में जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। A Japanese man has been sentenced to life imprisonment for the rape and murder of British national Lindsay Ann Hawker. पर लिंडसे के पेरेंट्स इससे खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि तात्सुआ के लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं थी। पर लिंडसे के पेरेंट्स जापान की पुलिस, जज और लोगों को थैंक यू बोलते हैं। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।